में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के दौरान देश विदेश से आए कई निवेशकों ने झारखंड में निवेश की संभावनाओं पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। निवेशकों ने राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों, निवेश अनुकूलन माहौल और विजन 2050 की पहल की सराहना की है। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में झारखंड के उज्जवल भविष्य की कामना की बात कही गई। आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की नेतृत्व में हम लोग की क्षमता बढ़ा है और उनका जो सोच है, ये सोच बहुत ही बेहतर है कि हम झारखंड को कैसे आगे बढ़ाएं, झारखंड में उद्योग कैसे आए, हम उद्योग कर्मियों को कैसे सहयोग करें और यहाँ की बेरोजगारी कैसे खत्म करें, ताकि हमारा देश पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में झारखंड का नाम रोशन हो, विकास के माध्यम से, इंडस्ट्रीज के माध्यम से। और एक बार लोग देखने के लिए भी आए, जैसे अभी हम लोग माननीय मंत्री पर्यटन विभाग सोनू सुदेश जी का देख रहे थे कि पर्यटन के मामले में भी हमारा राज्य बहुत ही बेहतर है अन्य राज्यों से। लेकिन हम लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिए। जो विगत सरकार चली उसने कभी झारखंड पे फोकस नहीं किया। अन्य राज्यों के जो सरकार रहे उन्होंने अपने अपने राज्य के भविष्य के लिए सोचा, अपने राज्य में फोकस किया और बेहतर बनाने का कोशिश किया। लेकिन हमारा राज्य बेहतर रहते हुए भी हम लोग बेहतर नहीं बना पाए। इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों में कामियां थी और उस कामियां को अगर दूर कोई करने वाला है तो आज हमारे माननीय तेजस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सारे कैबिनेट लगे हुए हैं कि हम लोग जो है झारखंड को कैसे ऊंचाई पर ले जाएं। उसके लिए जो बेहतर से बेहतर पॉलिसी होगा वो पॉलिसी हम लोगों ने करेंगे और आप लोगों के साथ हाथ में हाथ मिला करके, कंधे में कंधे मिला करके चलेंगे। आपको जहां भी किसी प्रकार की कोई कठिनाइयां होगा, आप बेहिचक, आप मंत्री के रूप में भी, भाई के रूप में भी आप बेहिचक बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी वही है जो आपका उद्देश्य है और माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच भी वही है। तो हम लोग जब तक एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए कि बेहतर करने के लिए हमें भी आपकी ज़रूरत है और आपको भी मेरी ज़रूरत है। जहां भी जिस प्रकार की कोई कठिनाइयां होगा वहां हम लोग मिलजुल करके कठिनाइयों को दूर करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके अभिभाषण में जिस ऊर्जा से आपने अपनी बातों को रखा सर, उससे इंडस्ट्री में ये पॉजिटिव फीलिंग अवश्य जाएगी कि झारखंड अभी इंडस्ट्रीज़ को लेके कितना कार्य कर रहा है और किस प्रकार से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाने के प्रति उत्साहित हैं। सर का मैं धन्यवाद देता हूं कि सर ने अपने अभिभाषण में उद्योग विभाग के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनका भी जिक्र किया और आप सबको उससे अवगत करवाया। Ladies and gentlemen present here, I would now take the opportunity of keeping this floor open for the discussions on the draft policies. झारखंड में निवेश और उद्योग को लेकर सियासी घमासान तेज हो चुका है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर निवेश के नाम पर सिर्फ प्रचार करने और जमीन स्तर पर विफल रहने का आरोप लगा दिया कि अगर सबसे बड़ा धोखा कोई एक होता है तो वो होता है सपना दिखाना और फिर उस सपने को तोड़ देना। जिसमें महारत हासिल है झारखंड के वर्तमान सरकार और उसका नेतृत्व कर रहे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का, क्योंकि इसके पहले भी मुख्यमंत्री जी ने राज्य की जनता से कई सारे उद्योग लगाने का वादा तो जरूर किया, लेकिन पिछले 7 वर्ष की सरकार में एक भी बड़ा उद्योग जो है पूरे प्रदेश में लगाने में वो विफल रहे। मुझे लगता है कि सरकार को बताना चाहिए कि पूरे टूर में कितना खर्च किया था और उसका फलाफल क्या निकला, कितने सारे उद्योग जो है उसके बाद झारखंड में लगे। अभी वर्तमान में दिल्ली में भी इन्वेस्टर्स के साथ वो मीट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जो लोग ऑलरेडी
यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए हैं उनके साथ ही फिर से उसी को भी दोहरा करके पीठ थपथपाने का काम जो है वो राज्य सरकार करने का प्रयास कर रही है। और खबर राजधानी रांची से है, जहां प्रस्तावित रिम्स 2 के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। प्रतिनिधि मंडल का आरोप है कि जिस जमीन पर रिम्स 2 का निर्माण प्रस्तावित है वह आदिवासियों की आजीविका का आधार है और सरकार जबरन उसका अधिग्रहण करना चाहती। समिति ने बताया कि उनका अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है और उन्हें कई सामाजिक संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए कहा कि यदि आदिवासियों के हक और अधिकार की रक्षा के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़नी पड़ी तो बीजेपी उनके साथ खड़ी रहेगी। इस जनता को आज वो उजाड़ रही है, वही लोग आने वाला समय सरकार को लोग उजाड़ देगी। फिर इनको झारखंड में कोई ठोर ठिकाना भी इनको नहीं मिलने वाला है। भाई आप खेती की ज़मीन है, कृषि ज़मीन है, आदिवासियों की ज़मीन, मूलवासियों की ज़मीन, और आप हॉस्पिटल के नाम से ज़बरदस्ती आप उसको छीन रहे हैं, ज़बरदस्ती उस पर आप बाउंड्री वार कर रहे हैं। लोग विरोध कर रहे हैं, लोग लोगों से मिल रहे हैं। और मैं समझता हूं कि भाई सभी पॉलिटिकल पार्टी को और आज की जनता को भी ऐसे लोगों को साथ देनी चाहिए। और झारखंड में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में एसआईआर की प्रक्रिया सही ढंग से नहीं चल रही। उनका कहना है कि कई जगहों पर बीएलओ डोर टू डोर जाकर मतदाताओं तक नहीं पहुंच रहे, बल्कि मुखिया और पार्षद के घरों से ही फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने इस मामले की शिकायत पूर्व निर्वाचन पदाधिकारी से करने की बात कही। साथ ही दावा किया कि रांची में एसआईआर की प्रक्रिया अन्य जिलों की तुलना में धीमी गति से चल रही है। अल्पसंख्यक आयोग को विशेष करके अल्पसंख्यक इलाके में कुछ लिखित शिकायत भी अल्पसंख्यक आयोग को आया है, कुछ टेलीफोनिक शिकायत भी आए हैं। मैं स्वतः अल्पसंख्यक इलाके के करीब 100-150 घरों में जा कर के पूछने का काम किया तो पता ये चला कि बीएलओ घर घर नहीं जा पा रहे हैं। साथ ही साथ बीएलओ अपने बूथ पर वोटर को बुला रहे हैं और हमको लगता है, जो हमने देखा है कि रांची जिला में जिस तरह से एसआईआर प्रक्रिया चल रही है वो काफी धीमे गति में चल रही है। खबर गढ़वा से, जहां 108 एम्बुलेंस सेवा की बदहाल व्यवस्था एक बार फिर सामने आई। गढ़वा से पलामू रेफर किए गए एक मरीज को ले जा रही 108 एम्बुलेंस रास्ते में तकनीकी खराबी के कारण बंद हो गई। इसके चलते मरीज को समय पर सरकारी एम्बुलेंस सेवा का लाभ नहीं मिल सका और परिजनों को मजबूरन निजी एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि खराब हुई एम्बुलेंस पिछले करीब एक सप्ताह से मरम्मत के अभाव में चिनिया मोड़ पर खड़ी थी। बाद में दूसरी एम्बुलेंस की मदद से उसे टोचन कर सदर अस्पताल गढ़वा लाया गया है। तो ऐसे में इस व्यवस्था पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि इमरजेंसी सेवा में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई? मरीजों की जान से कब तक ये खिलवाड़ होता रहेगा? खराब एम्बुलेंस की जिम्मेदारी किसकी है? और आखिर कब 108 एम्बुलेंस सेवा की व्यवस्था सुधरेगी? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है? तो सवाल है कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान के भरोसे चल रही है? एम्बुलेंस खराब थी तो उसे सेवा में क्यों लगाया गया? क्या सरकार इस लापरवाही का जवाब देगी? खबर पलामू से, जहां नवा बाजार थाना क्षेत्र के कंडा गांव में घरेलू विवाद के बाद एक महिला ने अपनी 2 मासूम बेटियों को कुएं में फेंक दिया और फिर खुद भी कुएं में छलांग लगा दी। इस घटना में दोनों बच्चियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने महिला को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पति और सास से हुए विवाद के बाद महिला ने यह खौफनाक कदम उठाया।
खबर गोड्डा से, जहां गैंगरेप के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मुख्य आरोपी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर एसपी के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया था। टीम ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल एक टोटो वाहन और 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि मामले में शामिल अन्य संभावित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। अगरपुर जिला के चनोखर थाना की रहने वाली है। उन्होंने बताया कि उनके साथ कुछ लड़कों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया है। थाना में तुरंत एफआईआर दर्ज किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उन 5 का नाम मोहम्मद अकरम, नूर नबी, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद आसिफ, खुर्शीद आलम है। ये सभी महागामा थाना के लोगाई गांव के रहने वाले हैं। इसमें मोबाइल बरामद किया गया है और घटनास्थल से और भी कुछ वस्तुएं बरामद की गई है, जिसके आधार पर उनको हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं और आगे कार्रवाई की जा रही है। और खबर चतरा से, जहां प्रतापपुर थाना क्षेत्र के सिद्दकी गांव में एक कुएं से युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान शांति कुमारी के रूप में हुई, जो पिछले सोमवार से लापता बताई जा रही थी। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। गुरुवार को गांव के कुएं में शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। से तो हम बोला शादी करवाई तो कोई माने से नहीं हुआ है, तो एखन खाए ला बना लो तो अरवा को मारवा को निकाल लो है, तो सोचलिए कोने बाहर भीतर गेल तो अबे करता है। तो खोजलियो खूब सवेरे 2 दिन खोजलियो नहीं मिलो। लड़का परसों भाग गेलो गाड़ी बैठ के, तो कहा था तू उधर की चल गेलो गाड़ी बैठा के लेके। काची नाम था उसका? छोटू सा कहता है सर, कैलू भर्ती के बेटा है सर। सबसे खोजे अपना जहाँ रिश्ता है तहाँ पता क्या कहाँ नहीं पता। तो अभी कैसे पता चला आप लोगों को? कौन सूचना दिया? आई पता कौन कहा से, हम लोग भी अभी नहीं जानते थे। काची नाम था लड़की का? जंगल चल गया लड़की साल की। खबर गुमला से, जहां सदर अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वार्ड में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों ने एक युवती को मोबाइल और पर्स चोरी करने के आरोप में पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। मामला बढ़ता देख घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को भीड़ से सुरक्षित निकालकर हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक युवती ने पहले एक युवक का मोबाइल लिया और फिर एक महिला का पर्स लेकर छिपाने की कोशिश की। शक होने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके पास से पर्स और मोबाइल बरामद कर लिया। और पलामू से बड़ी खबर है, जहां पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर पथराव किया, जिसमें पुलिस जवान समेत कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए MGM में भर्ती कराया। आपको बता दें कि 4 लेन निर्माण में मुआवजे की मांग को लेकर रैयत प्रदर्शन कर रहे थे। आपको ये भी बताएं कि घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। सुबह से चियांकी में धारा 163 लागू है। मौके पर प्रशासनिक टीम भी मौजूद है। जो कैटेगरी इन्होंने किया है, नेचर किया है, एग्रीकल्चरल और आपका रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल का तो ये पेमेंट देते नहीं, डायरेक्ट मना करते हैं। यहाँ दुकान वाले भी बहुत सारे हैं, इनको डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं कॉमर्शियल नहीं देंगे जी, रेसिडेंशियल देंगे। तो रेसिडेंशियल नहीं दे करके ये एग्रीकल्चरल पेमेंट दे रहे हैं। जिस जमीन पर ऑलरेडी आपने नेचर जो है प्रूफ कर दिया है, इस पर घर बना है, उसी घर का पैसा दे रहे हैं, उसी के नीचे वाले जमीन को आप बोलते हैं कि ये एग्रीकल्चरल जमीन है। ऐसा कैसे संभव है? आपका क्या मैकेनिज्म काम कर रहा है वो आम आदमी को कैसे पता रहेगा? आप खुद ब खुद कोर्ट में भेजते हैं उसको एसी के यहाँ, फिर आप LA में भेजते हैं और फिर आप बोलते हैं कि कोर्ट में चला गया है मामला। हमने तो 100 डिसमिल जमीन गया है, अब पैसा आधा मिलल है, अब आधा नहीं मिलल है। और तो पैसा हमनी के देगा तबे ना तोड़े दे देंगे। आवासीय वाला उठल था पैसे, बिल बनल, पैसा नहीं मिला। अब भूअर्जन में गए तो भूअर्जन में लगा है कि नहीं मिलेगा। घूस भी लिया है, वहाँ भी जा रहे हैं तो वहाँ भी कहिए कि कोर्ट जाइए, कोर्ट में जा रहे हैं तो वहाँ कह रहा है कि थाना जाइए, अब पैसा नहीं दे रहे हैं। विधि व्यवस्था खराब होते समय हम लोग अनाउंस करा रहे थे पिछले 10-15 दिन से। हम लोगों ने 163 भी लगाया है
हम लोगों ने कन्विंस भी किया। सुबह आने के बाद हमारे मजिस्ट्रेट और हमने टाइम भी दिया, उसके बावजूद वो लोग इसकी बहाना को बना करके ओरिजिनल सूट में गए हैं, अंश का बंटवारा नहीं, ऐसे करके वो लोग विवाद खड़ा किया। और कुछ महिलाएं थी जो पत्थरबाजी कर रही थी और कुछ पुरुष उनके सपोर्ट में थे, वो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। और जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में राहुल बच्चा हत्याकांड के बाद पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में सब्बे नाम के आरोपी के पैर में गोली मार दी। घायल आरोपी का एमजीएम अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें कि पुलिस आरोपी सब्बे समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आर्म्स रिकवर करवाने को लेकर जब पुलिस गई तभी लोडेड पिस्तौल उठाकर आरोपी सब्बे ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली मारी। आपको बता दें कि बुधवार देर शाम प्रेम प्रसंग को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद करीब 30 से 35 युवक ने राहुल बच्चा नाम के युवक पर हमला बोल दिया और 5 से 7 गोली राहुल बच्चा को मारी। घटना के बाद राहुल बच्चा को इलाज के लिए TMH लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मौत की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और TMH अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हंगामा होता देख पुलिस बल तैनात किया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक घटनास्थल पर करीब 20 राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। राहुल वहाँ पर खड़ा था बाइक में, अचानक से पीछे से सब्बे सिंह और उसके साथ 35 से 40 लड़का आया और आते के साथ में पहले पिस्टल गोली चलाया, गोली नहीं चला। उसके बाद से पूरा घेर के उसको सब मिलके मारने लगा। कोई गोली चलाया, कोई ईटा चलाया, कोई बांस से मार रहा था, कोई खुद से मार रहा था, वहीं पर मार के खत्म कर दिया। राहुल को भागने का ही मौका नहीं मिला, बाइक पे बैठे ही रह गया। सब्बे था, सौरभ दत्ता था, अवताब बाबा, झंटू, अप्पा राव और भी बहुत लड़का जिसको कि हम लोग नहीं पहचान रहे। लड़कियां कुछ है मैटर, अब दोनों से बात करती थी। अब उसी में अब सब्बे को था कि मेरे से बात कर रही है तो तुम क्यों बात कर रहा। अब लड़की बात कर रही तो वो भी बात कर रहा था। अब उसी में ईगो में लेकर गया, जैसा कर दिया। जमशेदपुर शहर में जमशेदपुर पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कस रही है। जहां हिमांशु हत्याकांड मामले को लेकर लगातार पुलिस जो है दबिश बनाते हुए 12 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। तो कल देर शाम जो है मानगो थाना क्षेत्र में राहुल बच्चा नामक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद उस मामले में जो है आरोपियों की गिरफ्तारी देर रात पुलिस छापेमारी करके कर ली थी। और जब पूछताछ में उनसे आर्म्स की बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आर्म्स छिपाया गया था। और उसके बाद यहाँ पर जब पुलिस के साथ वो बच्चे और उनके साथ 2 और अपराधी जो है उनको यहाँ लाया गया तो देखिए यहाँ पर 2 आर्म्स देखिए किस तरह यहाँ पर गिरे हुए हैं। लगातार पुलिस जब यहाँ पर आर्म्स रिकवर करने आ रही थी तो उसी दौरान एक पिस्टल जो है लोडेड पिस्टल उसने मौका देखकर लिया और उसके बाद पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा। हालांकि इसी दौरान जो है यहाँ पर मानगो थाना प्रभारी द्वारा जो है उस पर जवाबी कार्रवाई की गई। जवाबी कार्रवाई में कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उसके पैर में गोली मारी। देखिए कि पूरी तरह से यहाँ पर इसे घेर दिया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से खुद सिटी एसपी यहाँ पर मौजूद है पूरी तरह से नेतृत्व में। लगातार जो है अपराधियों पर जमशेदपुर पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। हम सीधे तौर पर बात करेंगे। सर, कल राहुल बच्चा की हत्या की गई थी, क्या कुछ कार्रवाई की गई? राहुल बच्चा की हत्या में जो भी लोग संलिप्त थे उनमें से 3 लोग पकड़े गए थे और उसी के बाद में उसी के आगे रिकवरी में और कुछ लोगों को की गिरफ्तारी में ये घटना भी घटित हुई, जिसमें उसके द्वारा ये प्रयास किया गया, 2 राउंड फायर करने का प्रयास किया, बल्कि कर दिए गए और उसी के सेल्फ डिफेंस में उसके जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 राउंड पुलिस की तरफ से भी फायर किए गए। सर, किनको गोली लगी है और कितने लोग हिरासत में लिए गए थे और क्या कुछ बरामद हुआ है? टोटल 3 लोग हैं अभी हमारे पास, सब्बे, सौरभ और आफ्ताब। और अभी यहाँ पर 2 पिस्टल बरामद हुई थी, एक खाली है, एक लोडेड है, जिसी से फायरिंग की गई थी और प्रतिरक्षा में पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। कुछ लोग और हैं जिनका नाम अभी आएगा, स्पष्ट होगा, अभी पूरी तरीके से वो नहीं बता रहा था। कल भी जब देर रात ये यहाँ पर उसको लाया गया तो उसने रिकवर जरूर कराया, उस पर अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई, दबाव दिया गया, लेकिन लोगों का उसने नाम जरूर लिया, लेकिन वो कई बार भ्रामक नाम थे। जो राहुल बच्चा जिसकी हत्या हुई उसी कर लिया गया है। जो मुख्य आरोपी है सब्बे, उसके पैर में गोली मारी गई है, जिसे एमजीएम अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। मगर अब आने वाले दिनों में
कहीं ना कहीं अपराधियों के खिलाफ पुलिस एक कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो इस एनकाउंटर के बाद और इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन जमशेदपुर में अपराध बेलगाम क्यों है? पहले हिमांशु, अब राहुल की हत्या, जिम्मेदार आखिरकार कौन? हत्या पर हत्या हो रही है, क्या सुरक्षित है जमशेदपुर? ये तमाम सवाल जो हैं वो अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद उठ रहे हैं। वहीं इस हमले को लेकर विपक्ष ने कहा है कि दोनों ही अपराधी थे। वहीं पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए बोले कि आखिर एनकाउंटर करना है तो पूरी तरह से एनकाउंटर करें जिससे अपराधियों में डर का माहौल बने। दोनों ही अपराधी हैं। अपराध पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस इसमें जो करे, गलत सही जो भी करे, उस पर से उसको नज़रअंदाज करना चाहिए। और मैं तो देख रहा हूँ, मैं पहले 5 साल 6 साल पहले से जो गुरुद्वारा बस्ती का इलाका है, पारस नगर का इलाका है और उधर लक्ष्मी नगर का इलाका है, उस इलाके में नामी गिरामी अपराधी रहते थे और उन लोगों ने उस इलाके के 15, 16, 17 साल के बच्चों को क्रिमिनलाइज कर दिया है और हर घर में एक क्रिमिनल पैदा कर दिया है इन लोगों ने। और खबर लोहरदगा से, जहां के कुडू थाना क्षेत्र में सब शिया हायर सेकेंडरी आवासीय स्कूल में देर रात दर्दनाक घटना सामने आई। छात्रावास के कमरे में सो रही 4 छात्राओं को जहरीले सांप ने डस ली, जिससे छात्रावास में अफरा तफरी मच गई। स्कूल के शिक्षक ने सभी छात्राओं को तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां एक छात्रा की मौत हो गई जबकि 3 अन्य छात्राओं का इलाज जारी है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अस्पताल परिसर में परिजनों और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की है। वहीं घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई पर भी गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। हॉस्टल में सांप, सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है? आखिर हॉस्टल के कमरे तक जहरीले सांप कैसे पहुंचे? क्या छात्रावास में साफ सफाई और सुरक्षा के इंतजाम सिर्फ कागजों पर हैं? क्या नियमित स्नेक कंट्रोल और फॉगिंग होती थी? बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है? क्या सरकारी आवासीय स्कूलों की निगरानी में बड़ी चूक हुई है? इस हादसे के जिम्मेदार पर कार्रवाई कब होगी? खबर धनबाद से, जहां के सदर थाना क्षेत्र की एक महिला ने झाड़ फूक के नाम पर ठग ने सोने के जेवर की ठगी की है। काले कपड़े और हरे गमछे वाला ठग महिला को शिकार बनाकर वहां से रफू चक्कर हो गया। ठगों ने बुजुर्ग महिला को पहले तो तंत्र मंत्र के जरिए घर की समस्या से निजात दिलाने का दावा किया। जैसे ही महिला उसकी बातों में आई, ठगों ने उन्हें सोने के गहने, कान के झुमके और गले में सोने का लॉकेट रखने को कहा और 51 कदम पीछे चलने की बात कही। जैसे ही महिला ने चलना शुरू किया, ठग सोने के गहने लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। ऐसा था कि मेरी सास को 2 आदमी झांसा देके, मतलब कि थोड़ा हमारे घर में अभी स्थिति ठीक नहीं चल रहा, तो उनसी का झांसा देके कि आपकी बहू ठीक हो जाएगी, आपके घर में ऐसा ऐसा आपत्ति आया हुआ, हम ठीक कर देंगे, आप 51 अपना गहना दीजिए और 51 कदम आगे चलिए और चलिएगा तो आपकी बहू ठीक। तो इस तरह करके वो 51 कदम चलने लगी और उनका गहना लेके दोनों फरार हो। झारखंड में महागठबंधन में दरार की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। इन्वेस्टर्स मीट में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के नदारद होने को लेकर सियासत तेज हो गई। वित्त मंत्री और कांग्रेस पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि वित्त मंत्री अगर नाराज हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं देते। वहीं जेएमएम ने व्यक्तिगत मसला होने की बात कही। कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर बचती नजर आई है। कांग्रेस ने कहा, हमारा परिवार बड़ा है जिस कारण इसकी चीजें कभी कभी होती रहती हैं। भ्रष्टाचार का नंगा नाच चल रहा है और ये सिर्फ माल बांटने को लेकर यहाँ कोई नाराज है, कोई वित्त मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है और कोई अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल रहा है। अब इस तरीके की चीज़ें तो मुझे नहीं लगता कभी सरकार में उचित है। वैसे भी कांग्रेस की हैसियत ही क्या है सरकार में, ये तो जेएमएम की सरकार है। व्यक्तिगत परेशानी किसी को भी हो सकती है और मैं समझता हूँ, मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कम्युनिकेशन गैप है, सभी कुछ ठीक रहेगा। मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, मुख्यमंत्री माननीय हेमंत जी सभी के कप्तान हैं
कहीं व्यवस्था में कहीं कुछ खामियां हो जाएंगी तो उस खामियों को संज्ञान में आते ही माननीय मुख्यमंत्री देखेंगे। ये कोई नाराजगी नहीं है, हमारा परिवार बड़ा है और जब परिवार बड़ा होता है, परिवार मजबूत होता है, परिवार में एकता होती है, तो थोड़ी मोरी व्यवस्था के ऊपर थोड़ी मोरा प्रश्न खड़ा होता है। तो हमें यह लगता है कि यह कोई, इसे हम नाराजगी नहीं कह सकते, तो यह नाराजगी नहीं है।